मेरा नाम रीता है। बचपन में ही मेरे माता पिता का देहांत हो गया था। उसके बाद हमारे पड़ोस में एक अंकल रहते थे। उन्होंने मुझे अपने घर में रख लिया था क्योंकि उनका इस दुनिया में कोई नहीं था। उन्होंने मुझे अपनी बेटी की तरह पाल पोस के बड़ा किया था, तो उनका हर काम मैं करने लगी। उनका घर बहुत बड़ा था और खूबसूरत था, लेकिन उस घर में सिर्फ अंकल ही रहते थे। मेरी उनसे पूछने की कभी हिम्मत ही नहीं हुई कि उनके परिवार वाले कहाँ रहते हैं। उन्होंने मुझे अपने घर पर रखकर मुझे पर बहुत बड़ी एहसान किया था, और वह तो बहुत अच्छे थे और हर तरह से मेरा ख्याल रखते थे। वह मुझे कपड़े पैसे हर तरीके से मेरी मदद किया करते थे। इस घर में मेरे अलावा 2 नौकर और थे। मुझे यहाँ किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। यहाँ इतने बड़े घर में एक स्टोर रूम था जिसमें किसी को भी जाने आने से सख्त मना था। अंकल ने मुझे खास तौर पे मना किया था कि उस कमरे की तरफ मैं ना जाऊं, और वह स्टोर रूम ऊपर वाली मंजिल पर था। मैं हमेशा यही सोचती कि पता नहीं उस कमरे में क्या है जो अंकल ने मुझे इस कमरे में जाने से मना कर रखा है। बल्कि उन्होंने तो ऊपर वाले फ्लैट पर जाने से ही मना कर दिया है। एक बार मैंने उनसे ऊपर वाले फ्लैट की सफाई करने की इजाज़त मांगी, तो उन्होंने मुझसे कहा कि ठीक है, तुम ऊपर की सफाई कर लो, लेकिन स्टोर रूम की तरफ मत जाना। मेरी उनसे पूछने की हिम्मत नहीं हुई कि आप मुझे उस कमरे की तरफ जाने से क्यों मना करते हैं। उन्होंने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया था, इसलिए मेरी उनसे कुछ पूछने की हिम्मत ही नहीं होती थी। और मुझे यह भी पता था कि अंकल मुझ पर बहुत भरोसा करते हैं और मैं उनका भरोसा तोड़ नहीं सकती, क्योंकि मुझे इस घर में किसी बात की परेशानी नहीं थी। मुझे यहाँ कोई कुछ कहने वाला नहीं था। मैं यहाँ अपनी मर्जी से खाती पीती और हर काम किया करती थी। मैंने अंकल को बहुत बार ऊपर वाले फ्लैट से उतरते हुए देखा था। शायद वह इस कमरे में आते थे। कुछ दिन बाद अंकल को शहर से बाहर कुछ काम से जाना पड़ा। उन्होंने मुझे अपने पास बुलाया और कहा, तुम्हें पूरे घर का अच्छे से ध्यान रखना है, और ख़ासकर मुझे कहा कि ऊपर वाले फ्लैट पर सफाई करने के लिए ना जाए। वह मुझे बचपन से ही देख रहे थे, इसलिए उन्होंने मुझ पर पूरा भरोसा किया था। यही वजह थी कि उन्होंने पूरे घर की चाबी मेरे हवाले कर दी थी। मैंने उनसे कहा कि ठीक है, आप फिक्र न करें, मैं हर चीज़ का ध्यान रख लूँगी। अब मैं घर में सिर्फ अकेली थी और मुझे हर बात की आज़ादी थी। मैं अपनी मर्ज़ी से जो चाहे कर सकती थी। घर में जहाँ चाहे, जिस कमरे में चाहे जा सकती थी। अंकल के जाने के बाद मैं सोच रही थी कि आखिर ऊपर स्टोर रूम में ऐसा क्या है जो खास करके अंकल मुझे वहां जाने से मना कर गए। अब तो मेरे पास पूरे घर की चाबी थी और उस चाबी में ऊपर के स्टोर रूम की भी चाबी थी। मेरे दिल में बार बार यही ख्याल आ रहा था कि मैं ऊपर जाकर देखूं कमरे में क्या है, लेकिन मैं यह सोचकर घबरा गई कि अंकल को पता चल गया कि मैं ऊपर वाले फ्लैट पर गई थी तो वह मुझे इस घर से निकाल देंगे। अंकल के और इस घर के अलावा मेरा कोई और सहारा नहीं था। फिर मैंने सोचा कि यहाँ तो मुझे कोई देखने वाला भी नहीं है। ड्राइवर तो अंकल के साथ चला गया है और वॉचमैन भी घर के अंदर नहीं आता। मेहनत करके ऊपर जाने लगी। मैं सीढ़ियों पर चढ़ते चढ़ते सोच रही थी कि हो सकता है कमरे में अंकल की कुछ बचपन की यादें हो और वह किसी के साथ शेयर करना नहीं चाहते हो, या फिर उनका कोई कीमती सामान हो, इसलिए उन्होंने हमें कमरे में जाने से सख्त मना कर रखा है। यही सोचते सोचते मैं स्टोर रूम के सामने पहुंच गई और मैं 2 मिनट वहां खड़े होकर सोचती रही। लेकिन स्टोर का दरवाज़ा खोलते हुए मुझे डर भी लग रहा था। मुझे डर की वजह से बहुत पसीना आ रहा था। अचानक मेरे दिल में ख्याल आया कि अंकल मुझ पर इतना भरोसा करते हैं। मैं यह घर खोल के इनका भरोसा तोड़ रही हूँ। इसी भरोसे के साथ वह सारे घर की चाबी मुझे देकर गए हैं। मैं उनका भरोसा कैसे तोड़ सकती हूँ? अगर उन्हें मेरी इस हरकत पर पता चल गया तो उन्हें कितना तकलीफ़ होगा और कितना अफसोस होगा। वह तो मुझे इस घर से ही निकाल देंगे, और इस घर के अलावा मेरा कोई दूसरा सहारा भी नहीं है। इस घर के अलावा मेरे पास कोई रहने का कोई और ठिकाना भी नहीं है। यह सोचकर मैं नीचे उतर आई। अंकल को गए हुए 1 हफ्ते हो गए थे। अंकल ने आने में अभी कुछ दिन बाकी थे। मैंने सोचा कि क्यों ना ऊपर वाले फ्लैट की सफाई कर लेती हूँ, क्योंकि जब तक अंकल वापस आते हैं तब तक ऊपर बहुत धूल जम जाएगी और मैं घर में अकेली भी थी।
मेरा दिल नहीं लग रहा था। अंकल होते तो वह सारा दिन मुझसे कुछ न कुछ हल्का-फुल्का काम करने को कहते ही रहते थे। मैंने सोचा कि ऊपर के फ्लैट की सफाई ही कर लेती हूँ। मेरा समय भी गुजर जाएगा और सफाई भी हो जाएगी। जब मैं ऊपर सफाई करने के लिए गई तो फिर से मेरे दिल में ख्याल आया कि मैं स्टोर रूम खोलकर देखूं। इस बार मैंने बिना देर किए एक चाबी स्टोर रूम के ताले में लगा दी। उस स्टोर रूम का ताला खुल गया। मैंने डरते डरते स्टोर रूम के अंदर 2-3 कदम बढ़ाए। उसके बाद जो मैंने स्टोर रूम के अंदर देखा वह देखकर मेरे पैरों तले ज़मीन ही निकल गई। मैं सोच भी नहीं सकती कि स्टोर रूम में ऐसा भी हो सकता है। मैं जल्दी से स्टोर रूम का दरवाज़ा बंद की और मैं भागकर नीचे आ गई। मेरे अंदर इतना हिम्मत नहीं थी कि मैं स्टोर रूम के अंदर जाती। दरवाज़ा खोलते ही जो मंजर मैंने देखा उसे मेरी रूह ही काँप उठी थी। मैं अभी तक डरी हुई थी और काँप रही थी। मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि कमरे में ऐसा कुछ भी हो सकता है। मैं तो सोचती भी कि स्टोर रूम में अंकल की कुछ पुरानी यादें होंगी या उनका कोई पुराना कीमती सामान होगा जो किसी को दिखाना नहीं चाहते। लेकिन मैंने जो कमरे में देखा वह तो कभी भी कोई नहीं सोच सकता। सब कुछ देखकर मेरी हालत बहुत ख़राब हो गई थी। घर में मैं बिल्कुल अकेली थी। मैं कुछ देर तक सोफे पर बैठकर यही सोचती रही कि कुछ देर बाद मेरी हालत ठीक हुई। मैंने सोचा कि अंकल को पता चला तो वह मुझे इस घर से धक्के मारकर निकाल देंगे। लेकिन जो कुछ मैंने देखा था मैं चुप नहीं रह सकती थी। मैं जानना चाहती थी कि अंकल का घर बहुत बड़ा था। मैं ज़्यादातर अपने कमरे में ही रहती थी। मैं अंकल के कमरे में भी बहुत कम जाया करती थी। जब मुझे कुछ काम होता मैं तभी उनके कमरे में जाया करती थी, या जब वह मुझे किसी काम से अपने पास बुलाते थे तब मैं उनके कमरे में जाया करती थी। मैंने उनके कमरे को ठीक से देखा भी नहीं था, लेकिन मैंने स्टोर रूम में जो कुछ देखा था अब मैं जानना चाहती थी कि अंकल आखिर कौन है, उनका बैकग्राउंड क्या है। मैंने सोचा अंकल के कमरे में जाकर देखती हूँ, कहीं वहाँ मुझे कुछ मिल जाए जिससे मुझे सच्चाई का पता चल जाए। मैं अंकल के कमरे में गई और मैं उनके कमरे की तलाशी लेना शुरू कर दी। उनके कमरे की किसी भी दरवाजे में लॉक नहीं लगा हुआ था। इस वजह से मुझे तलाशी लेने में बहुत आसानी हुई। अंकल शायद इस वजह से कहीं लॉक लगाकर नहीं गए, क्योंकि उन्हें मुझ पर पूरा भरोसा था। मैं आज तक यही सोचती थी कि अंकल अकेले क्यों रहते हैं, उनका बाकी का परिवार कहाँ है, लेकिन अभी उनसे कुछ पूछने की हिम्मत नहीं हुई। अंकल के कमरे में मुझे ज़्यादा कुछ तो नहीं मिला, लेकिन मेरी अलमारी में कुछ फ़ोटो और एक डायरी मिली। मैंने उस डायरी को खोलकर देखा और पढ़ना शुरू किया। जैसे ही मैंने वह डायरी पढ़ी मेरी हालत ख़राब होने लगी। मैं तो अंकल को बहुत रहमदिल इंसान समझती थी, लेकिन असल में अंकल तो कुछ और ही थे। वह डायरी पढ़ने के बाद मुझे ज़्यादा कुछ तो पता नहीं चल पाया, क्योंकि डायरी में कुछ बातें ही लिखी हुई थी जो मुझे थोड़ी थोड़ी समझ में आई थी। अभी मैं अंकल का पूरा सच नहीं जान पाई थी। मैं यही सोच रही थी कि किसी तरीके से मुझे पूरा सच पता चल जाए। वहाँ कुछ फ़ोटो भी थे जो शायद अंकल के माता पिता के थे। मैंने उनके माता पिता की फ़ोटो पहली बार देखी थी। उनके गोद में एक बच्चा भी था जो शायद अंकल ही थे। मुझे थोड़ा बहुत कुछ समझ में आ रहा था, लेकिन मैं अभी पूरा सच नहीं जान पाई थी। मैंने अंकल का कमरा पहले की तरह कर दिया और मैं कमरे से बाहर आ गई। मैंने स्टोर रूम में भी ऐसे ही लॉक कर दिया था जैसे कि पहले था, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि अंकल को मेरी तलाशी के बारे में पता चले। मुझे अंकल से डर लगने लगा था। मैं बचपन से ही इस घर में अंकल के साथ अकेले ही रहती थी, लेकिन मुझे कभी इस घर में डर नहीं लगा था। अंकल के वापस आने के समय हो गया था और मेरे अंदर उनका सामना करने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी, लेकिन फिर भी मुझे उनका सामना करना ही पड़ा। मैंने जल्दी से उनका खाना दिया और मैं अपने कमरे में आ गई। अब मैं यही सोच रही थी कि अंकल को पता चल गया तो वह पता नहीं मेरे साथ क्या करेंगे, कहीं वह मेरी जान ही ना ले ले। मैं अपने कमरे में आराम कर रही थी। मेरे फ़ोन की घंटी बजी। जब मैं फ़ोन उठाई तो अंकल बोल रहे थे। अंकल ने मुझे अपने कमरे में बुलाया था। यह सुनकर तो मेरी जान ही निकल गई।
मैंने सोचा शायद अंकल को पता ही ना चल गया हो। मुझे बहुत डर लग रहा था क्योंकि मैं घर में बिल्कुल अकेली थी। अंकल ने मुझसे कहा कि सर्दी बहुत है, मेरे लिए एक कॉफ़ी बना दो। यह सुनकर मेरी जान में जान आई थी। मैंने कॉफ़ी बनाकर अंकल के कमरे में भेज दिया। अंकल ने मुझे फिर से अपने कमरे में बुला लिया और अपने पास बैठाया और मुझसे पूछने लगे, क्या तुमने मेरे जाने के बाद मेरे कमरे की तलाशी ली थी? उनकी बात सुनकर मेरी हालत ख़राब होने लगी थी। मैं सोचने लगी कि इन्हें कैसे पता चल गया, लेकिन मैं उनके सामने खामोश सर झुकाए बैठी रही और वह कहने लगे कि ऐसा क्या चाहिए था मेरे कमरे से जो तुम्हें मेरे पीछे मेरे कमरे की तलाशी लेनी पड़ी? क्या तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ी थी? तुम्हें क्या चाहिए था? मैं तुम्हारा ख्याल रखने में क्या कोई कसर छोड़ा हूँ? अंकल बहुत ही आराम से मुझसे पूछ रहे थे, लेकिन मेरे पास उनकी बातों का कोई जवाब ही नहीं था। मैंने उनका भरोसा तोड़ा था। तुम्हें क्या लगता था कि मुझे कुछ पता नहीं चलेगा? मैं अपने कमरे में घुसते ही समझ गया था कि किसी ने मेरे कमरे की तलाशी ली है। बोलो, आखिर तुम्हें क्या चाहिए था? मेरा सारा सामान उलट पुलट कर दिया है तुमने। मैंने सोचा मैंने तो सारा सामान ठीक से ही रखा था, फिर अंकल को कैसे पता चल गया? तब फिर अंकल ने मुझसे बताया कि मैं अपना सारा सामान बहुत ही अच्छे से और संभाल कर रखता हूँ। मुझे कोई भी चीज़ इधर का उधर पसंद नहीं है। शायद मुझे जल्दी में मेरा सामान ठीक से रखना मैं भूल गई थी। अंकल बहुत गुस्से में थे, लेकिन फिर भी वह मुझसे नरमी तरह से बातें कर रहे थे। वह मुझसे सवाल पर सवाल किए जा रहे थे, लेकिन मेरे पास उनके सवालों का कोई जवाब ही नहीं था। आखिर में मैंने उन्हें बता ही दिया कि मैं ऊपर वाले फ्लोर पे सफाई करने गई थी। मेरी नज़र स्टोर रूम पर पड़ी तो मैंने अपना शक दूर करने के लिए स्टोर रूम खोलकर देखा। जैसे ही मैंने स्टोर रूम का दरवाज़ा खोला तो मेरी जान ही निकल गई। उसी वजह से सच जानने के लिए मैंने आपके कमरे की तलाशी ली। मुझे लगा हो सकता है आपके कमरे में मुझे कोई ना कोई सुराग मिल जाए जिससे मुझे पूरा सच पता चल जाए, लेकिन आपके कमरे में मुझे कुछ भी नहीं मिला। जो कुछ भी मैंने ऊपर में देखा था उसके बाद अगर मैं खामोश रहती तो वह मेरे लिए पाप होता। मुझे आपके कमरे में सिर्फ एक डायरी मिली और कुछ फ़ोटो मिले थे, जिसमें देखकर मैं सोच में पड़ गई थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आपने ऐसा क्यों किया। क्या कोई आदमी किसी के साथ ऐसा भी कर सकता है? मैं तो आपको बहुत नेक समझ रही थी, लेकिन आप तो मुझे और ही निकले। मैं कभी भी आपके बारे में ऐसा सोच भी नहीं सकती थी। मुझे अंकल से बहुत डर लग रहा था, लेकिन फिर भी मैंने उन्हें सब कुछ कह दिया। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता, वह मुझे इस घर से निकाल देते, लेकिन जो भी मैंने ऊपर देखा था उन सब के बाद मैं खामोश नहीं रह सकती थी। अंकल मेरी बात सुनकर गुस्सा होने के बजाय मुस्कुराकर मुझे देखने लगे और मुझसे कहने लगे, जानकर खुशी हुई कि तुम्हें सही और गलत का फ़र्क मालूम है। तुम्हें पता है कि क्या सही है और क्या गलत है। अगर तुम्हें सच ही जानना था तो तुम मुझसे ही पूछ लेती। तुम्हें इस तरह मेरे पीछे मेरे कमरे की तलाशी नहीं लेना चाहिए था। मैंने तुम पर पूरे तरीके से भरोसा किया था और तुमने मेरे भरोसे को तोड़ दिया। तुम्हें सच ही तो जानना था ना? तो ठीक है, आज मैं तुम्हें सारा सच बताता हूँ और फिर तुम जान लेना कि तुमने जो देखा वह सही है या फिर गलत। मैं सिर्फ 4 साल का था जब मेरे पिताजी का देहांत हो गया था। मेरे पड़ोस में एक अंकल रहते थे जो पिताजी के देहांत के बाद मेरा बहुत ख्याल रखते थे। उन्होंने मेरी माँ से शादी करने के लिए भी कहा। मेरी माँ ने उनसे शादी के लिए यह सोचकर हाँ कर दिया कि वह मेरा बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं, पिता की कमी महसूस न होगी। और मेरे पिता का कारोबार भी बहुत बड़ा था, वह उसे भी संभाल लेंगे, क्योंकि अकेली माँ से इतना बड़ा कारोबार नहीं संभाला जा रहा था और मैं भी उस समय बहुत छोटा था। शादी के बाद भी मेरे दूसरे पिता मेरा बहुत ख्याल रखते थे। वह मुझे स्कूल छोड़कर जाते और स्कूल से भी लेकर आया करते थे। मेरी हर चीज़ का ख्याल रखते थे और मेरे साथ खेलते थे। मैं भी उनके साथ बहुत खुश था। उन्होंने पिताजी का पूरा कारोबार संभाल लिया था। मेरी माँ भी उनके साथ बहुत खुश थी।
लेकिन शादी के 1 साल बाद ही मेरी माँ का हार्ट अटैक से देहांत हो गया। मेरे पिताजी ने अपनी मौत से पहले ही अपनी वसीयत बना गई थी, जिसके मुताबिक सब कुछ मेरा नाम पर था। जब मैं 18 साल का होता तो पिताजी का सब कुछ मेरे नाम हो जाता। मेरी माँ के नाम भी ज़्यादा कुछ नहीं था, सिर्फ एक घर और कुछ जायदाद थी, जो कि उन्होंने मरने से पहले पहले अपने दूसरे पति के नाम कर दी थी। अब जब तक मैं 18 साल का नहीं होता तब तक इस सारी जायदाद के देखभाल की जिम्मेदारी मेरे दूसरे पापा की थी। मेरी माँ के देहांत के बाद ही मेरे दूसरे पापा ने अपना रवैया मेरे प्रति बिल्कुल ही बदल लिया था। उन्होंने मेरा स्कूल जाना बंद कर दिया और मुझे कमरे में बंद करके रखे थे। मुझे खाने पीने को भी नहीं दिया करते थे। जब मेरी मरने जैसी हालत हो जाती तब मुझे थोड़ा सा खाना और थोड़ा सा पानी दिया जाता था, ताकि मैं जवान होते तक जिंदा रह सकूं। मेरे पिताजी घर में अयाशिया किया करते थे। उन्होंने सारे वफादार नौकरों को भी घर से निकाल दिया था और अपने ही जैसे पैसों के लालची आदमियों को घर में काम पर रखा हुआ था। वह उन्हीं के कहने पर सब कुछ किया करते थे। जब मैं कमरे से बाहर निकलने की कोशिश करता तो वह मेरे सौतेले पिता को बता देते थे और उनके नौकर मुझे मारते थे। एक दिन जब मैं कमरे से भागने की कोशिश की तो मेरे पिताजी के एक नौकर ने मुझे देख लिया। उसने मेरे पिता को बता दिया, जिसके बाद तो वह आदमी मुझे पर और भी ज़्यादा जुल्म करने लगा। मुझे सिर्फ कमरे में ही बंद करके रखा करता था और तो और उसने मुझे रस्सी से बांध कर रखा था। अब तो मुझ पर और भी ज़्यादा जुल्म होने लगा था। एक दिन मेरे पिता ने मुझे बताया कि मेरी माँ अपनी मौत से नहीं मरी, मेरी माँ बल्कि उसने ही उसे मारा है। उन्होंने मेरी माँ को कोई ऐसी दवाई दी थी जिसकी वजह से उन्हें हार्ट अटैक आ गया था और वह मुझे छोड़कर इस दुनिया से चली गई थी। मेरे सौतेले पिता ने मुझे बताया कि उसने यह सब कुछ मेरे पिता की दौलत पाने के लिए किया था। वह मेरा ख्याल इसलिए रखता था ताकि मेरी माँ उससे शादी कर ले और शादी के बाद में वह उसे और मुझे मारकर सारी जायदाद हथिया ले। लेकिन मेरी माँ के मरने के बाद पता चला कि सारी जायदाद मेरे नाम पर है। वह तो मुझे भी मारना चाहता था, लेकिन 18 साल से पहले अगर वह मुझे मार देता या फिर मुझे कुछ हो जाता तो सारी जायदाद ट्रस्ट को चली जाती। उसके हाथ कुछ भी नहीं लगता। उसने मुझे अभी तक जिंदा रखा था, लेकिन ऐसी ज़िंदगी से बेहतर है मौत। वह यह भी चाहता था कि मैं पागल हो जाऊं, क्योंकि इस पागल में सारी जायदाद सिर्फ उसके हाथ लग जाता और 18 साल के बाद वह ज़बरदस्ती सारे पेपर पर मुझसे साइन करवा लेता और मेरा मर्डर कर देता। मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। कुछ सालों तक तो मैं ऐसा ही पड़ा रहा, एक कमरे में बंद रहता था। एक बार एक नौकर जब मेरे पास खाना लेकर आया तो उसने मुझसे पूछा कि तुम कौन हो और यहाँ ऐसा तुम्हारे साथ क्यों हो रहा है। मैं उससे पूछा कि तुम कौन हो, मैं तुम्हें पहली बार देख रहा हूँ इस घर में। तब उसने बताया कि मैं यहाँ का नया नया नौकर आया हूँ और मेरी नई नई नौकरी लगी है। फिर मैंने उसको अपनी सारी कहानी बताई। उसने सुनकर उसे बहुत अफसोस हुआ। उसने मुझसे कहा कि तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी ज़रूर मदद करूँगा। कोई आदमी इतने छोटे से बच्चे पर इतना जुल्म कैसे कर सकता है, वह भी सिर्फ जायदाद के लिए। तुमने इतना कुछ बर्दाश्त किया है, भगवान तुम्हारे साथ ज़रूर कुछ ना कुछ अच्छा करेगा। एक दिन जब मेरे सौतेले पिता शहर से बाहर गए हुए थे तो उस नौकर की मदद से मैं घर से भागने में कामयाब हो गया। उसके बाद वह नौकर मुझे अपने गांव ले गया। उसने मुझे अपने साथ ही रखा हुआ था और जब मैं 18 साल का हो गया तो मैं अपने पिता के वकील के पास चला गया। वह मेरे पिता के दोस्त थे, इसलिए मुझे देखकर बहुत ही खुश हुए और उन्होंने मुझसे पूछा कि मैं ज़िंदा कैसे हूँ। मैं उन्हें सारी बात बता दी तो उन्होंने जायदाद मुझे वापस करने में मेरी मदद की। जब मेरे सौतेले पिता को इस बारे में पता चला तो उसने सबके सामने हाथ जोड़कर मुझसे माफ़ी मांगने का ड्रामा किया। मैंने उसको सबके सामने माफ़ कर दिया और मैं उस आदमी के साथ अपने घर में वापस आ गया, लेकिन मेरे दिल में उसके लिए सिर्फ नफ़रत ही थी।
और नफ़रत ख़त्म ही नहीं हुई थी। मैं चाहता था कि उसे अपने किए का सज़ा मिले, लेकिन मेरे पास उसके पापों का कोई सबूत नहीं था। उसकी वजह से मैं अपनी पढ़ाई भी नहीं कर पाया था और मैंने अपना बचपन भी खो दिया था। उसकी वजह से मेरी माँ इस दुनिया से चली गई थी। मैं एक ऐसे आदमी को कैसे माफ़ कर सकता था जिसने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया था, वह भी सिर्फ जायदाद की खातिर। अगर वह मुझसे प्यार से जायदाद मांगता तो मैं खुशी खुशी सब कुछ उसके नाम कर देता, लेकिन उसने मेरे और मेरी माँ के साथ इतना बड़ा धोखा किया था जिसके लिए मैं उसे कभी माफ़ नहीं कर सकता था। तुमने ऊपर स्टोर रूम में जिस आदमी को रस्सी से बांधा हुआ देखा है, वह मेरा सौतेला पिता है। जो उसने मेरे साथ किया उसके बाद उसे सज़ा मिलनी ज़रूरी थी, लेकिन मैं उसे उसकी तरह जालिम नहीं हूँ। मैं उसे समय पर खाना पीना दिया करता हूँ और पानी भी पिलाया करता हूँ और उसे पर कोई जुल्म भी नहीं करता। बस मैंने उसे रस्सी से बांधकर कमरे में बंद रखा है। जब तक मेरी माँ जिंदा थी मेरे साथ उसने बहुत अच्छा सलूक किया, क्योंकि वह जानता था कि वह कुछ दिनों के बाद मेरी माँ को मार देगा, और उसने ऐसा ही किया। वह तो मुझे भी रास्ते से हटा देता अगर नौकर मेरी मदद नहीं करता और मुझे अपने साथ नहीं रखता। अब जब तक वह जिंदा है मैं उसे ऐसे ही कैद में रखूँगा। मैं तो एक बिन माँ बाप का बच्चा था। अगर वह मेरे साथ अच्छे से रहता, मुझे अपनी औलाद समझकर रखता, तो मैं उसके लिए अपनी जान भी देने को तैयार रहता। लेकिन सिर्फ जायदाद के लालच में आकर उसने मेरे और मेरी माँ के साथ इतना बड़ा गलत किया जिसकी सज़ा उसे मिलनी ज़रूरी थी, और जब तक वह जिंदा है मिलती ही रहेगी। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और हाँ, नोटिफिकेशन बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।